तो हो गई हाइकिंग साइकिंग। अरे विनय, तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अगर तू कहे तो यार शहर जाने वाला रास्ता हम अभी ढूंढ सकते हैं। इतनी रात को रास्ता कहाँ ढूंढेंगे यार। एक काम करते हैं, सवेरे होने तक यहीं पे रुक जाते हैं, सवेरे होते ही निकल लेंगे। ये हुई ना बात। अरे यार, एक हील अंदर नहीं जा रहा यार। कर यार कुछ। मुझे लगता है नीचे पत्थर दबा हुआ है, पहले उससे निकाल लेते। यार, हम किसी कब्रिस्तान में तो नहीं आ गए ना? बस यार, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। चलो अपना अपना सामान बांधते हैं। आओ। आइए सर, आइए। चलिए। वाओ, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इतने लंबे स्ट्रगल के बाद आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये सारी की सारी जमीन मेरी है। मुबारक हो समर सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच। कहिए, कैसी लगी आप लोगों को ये जमीन? शहर से काफी दूर है और आप यहाँ हॉलिडे कॉटेज बनाना चाहते हो? यहाँ दूर दूर तक हम खेती करेंगे, फलों की, सब्जियों की, और यहाँ बीच में हम कॉटेज बनाएंगे, हट्स बनाएंगे। ये वाकई नया और अनोखा आइडिया है, लेकिन खेती बाड़ी शुरू करने से पहले हमें यहाँ जमीन की जांच तो करनी पड़ेगी ना। तो जसवीर, तुमने अपने 3 दोस्तों को कल शाम को यहाँ पे छोड़ा था और उसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, उन्होंने कहा था कि सुबह 6 बजे तक वो आ जाएंगे सर। मुझे काफ़ी फिक्र हो रही है सर। वो लोग जब बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो मैंने प्रिंसिपल साहब को इन्फॉर्म किया सर। सर, मैंने सुना है ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। यहाँ लोग अक्सर गुम हो जाते हैं और लूटपाट भी बहुत होती है। सर मैडम बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए मैं ये 2 गाइज मार्को और दीपिका को आपके साथ भेज रहा हूँ ताकि वो उन्हें ढूंढने में ये आपकी मदद करें। मार्को और दीपिका, आप लोग तो इस इलाके से अच्छी तरीके से परिचित होंगे ना? जी हाँ, हम दोनों इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दैट्स ग्रेट। चलिए फिर देखते हैं। नो, क्या हुआ? मिट्टी बंजर है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर ये देखो, मिट्टी में से क्या मिला है। ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, सीआईडी में डॉक्टर सालुंके को फोन करते हैं। हेलो डॉक्टर सालुंके?
आप लोगों का शक एकदम सही था। उस मिट्टी में मुझे पूरे 26 लोगों का डीएनए मिला है। आपका मतलब 26 लोगों को गाड़ा गया था वहां पे? वो जगह पे कोई कब्रिस्तान तो नहीं था? वही तो, इसीलिए तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। कौन थे ये लोग? तो इधर बाईं तरफ और दाईं तरफ क्या है? बाईं तरफ खाई है और दाईं तरफ एक जमीन का टुकड़ा है। अगर किसी को हैकिंग करनी होती है तो वो सीधा इसी रास्ते से ऊपर जाता है। इधर? यस सर। सर, कहीं वो लोग इस खाई में तो नहीं गिर गए होंगे? पहले चलो देखते तो हैं, आ जाओ। सर आइसक्रीम। हाँ सर, वो लोग आइस बॉक्स में आइसक्रीम और जूस भी लेकर आए थे सर। मतलब यहीं कहीं खाना वाना खाया है लोगों ने। ठीक है, ये आइसक्रीम का कप, प्लेट, मतलब यहाँ पे बैठ के उन लोगों ने खाना खाया है। यहीं कहीं आसपास टेंट वेंट लगा के आराम भी किया होगा। यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टेंट लगाया जा सके? यस सर, उस तरफ। चलो देखते हैं। अच्छा किया जो आप लोगों ने डॉक्टर सालुंके को तुरंत फोन कर लिया, वरना किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर 26 लोगों की लाशें दबी हुई हैं। सर, ये लाशें किसकी हो सकती और यहाँ पे कैसे आए? ये तो इस जमीन का मालिक समर्थ ही हमको बता सकता है। हेलो ऑफिसर, क्या हुआ? अरे अगर कोई तकलीफ थी तो हमें बता देते। सीआईडी वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? जब लाशों के भंडार मिलते हैं तो एक अच्छे नागरिक का फर्ज होता है कि वो सीआईडी को तकलीफ दे। लाशों के भंडार कहाँ? आपकी जमीन के अंदर हमें 26 लाशें मिली। 26 लाशें? ऐसे कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। हमें इंसानों की हड्डियां, बाल, दांत मिले हैं। अभी ना जाने क्या क्या मिलना बाकी है आपके जमीन के अंदर से। भैया यहाँ लेके आओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि इस जमीन के अंदर 26 लोगों की लाश है। अगर कोई मुजरिम एक भी लाश को गाड़ता है तो वो पकड़ा जाता है, और यहाँ किसी ने 26 लाशें गाड़ी है। कोई भी जुर्म छुपता नहीं है डॉक्टर तारिका। इस अपराध से भी पर्दाफाश हो ही गया। उर्मीन मजदूरों को लेके जाओ, उनको बोलो उस तरफ खुदाई शुरू करें। आप लोग उस तरफ चलिए। सर। हाँ बोलो। एक चीज, गलती से भी रिश्वत देने का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। सीआईडी के सामने तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। वो बात नहीं सर, आप हमें गलत समझ रहे हैं। दरअसल क्या बात है? मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूँ सर। तुम मालिक नहीं हो तो कौन है? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? मैं आपको बताता हूँ सर। दरअसल हम सुनसान और अनजान जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद उस जमीन को दूसरों को बेच देते हैं, या फिर वहाँ पर मकान या दुकान बना देते हैं। What? हाँ सर, हमें नहीं मालूम था सर। इस जमीन पर कब्जा करने के बाद हमें मुनाफा के बदले जेल की सलाखें मिलेंगी सर। सर हमें बचा लीजिए सर। मुजरिम अक्सर पकड़े जाने के बाद लेखक बन जाते हैं, दिलचस्प कहानियां सुनाने लगते हैं। तुम्हारी भी अच्छी है। नहीं नहीं सर, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है सर।
आप ये जमीन के पेपर देख लीजिए सर। आप किसी भी अच्छे वकील को दिखा लीजिए, वो यही कहेगा कि ये नकली पेपर से। जब तुम्हारी कहानी सच्ची भी है, तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। मैडम, ये देखिए मैडम। कंकाल सर, उधर कुछ है? सर, ये देखो, एक और बैग। सर शायद ये लोग यात्री होंगे, लगता है इनके सामान में कोई आईडी वगैरह हो। बिल्कुल, चेक करते हैं। बैग में तो कुछ भी नहीं है, कोई आईडी वगैरह। सर, ये देखिए। सर, ये देखिए नीम का पत्थर। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कभी कोई बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे गिरा कर इस जगह पर कब्रिस्तान बना दिया गया? हो सकता है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने इस जमीन पे बुरी नजर डाली। लेने के देने पड़ गए। आप दोनों हमारे साथ ब्यूरो चलेंगे, आपसे पूछताछ करनी। जमीनों के घोटाले करने के लिए तुम दोनों को गोल्ड मेडल देना चाहिए। गोल्ड मेडल। जाने कितने जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा किया तुम लोगों ने, और कितने लोगों को जमीनें बेच भी दी। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। अब हम ऐसी धांधलेबाजी फिर कभी नहीं करेंगे। अरे धांधलेबाजी तो तब करोगे ना जब जेल से छूटोगे। अब आइंदा हम धांधलेबाजी नहीं करेंगे। खज्जर फर्म्स के बारे में बताओ, किसके नाम पर है वो जमीन? बताओ जल्दी। हम सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ भी नहीं मालूम। हम तो ऐसे ही जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं जो लावारिस होती है। फिर भी कब्जा करने के पहले तुमने रजिस्ट्री ऑफिस से पता किया ही होगा ना कि ये जमीन किसके नाम पे? किया था, और रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ महीने पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से इस जमीन के सारे डॉक्यूमेंट चल गए थे। हाँ सर, और जब हमें पता चला कि इस जमीन के आगे पीछे और कोई नहीं है, यहाँ तक कि इसके पेपर्स भी नहीं है, तो हमने तुरंत इसके ऊपर हक जमा लिया। सर, ये रही रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लगी हुई आग की रिपोर्ट। आग लगी थी 6 जून 2003 और आग की वजह पेट्रोल। पेट्रोल मतलब सर वो आग जानबूझकर लगाई गई थी जमीन का इतिहास मिटाने के लिए? हाँ पूर्वी, जानबूझकर लगाई गई थी, क्योंकि खूनी जानता था कि एक न एक दिन वो सारे कंकाल जमीन के नीचे से ऊपर आएंगे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने ये रास्ता ढूंढा था।
ये पता लगाना चाहिए कि उस नींव के ऊपर वो जो कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन मिला है ना, वो ढांचा, उस पर पहले क्या बना हुआ था। माय गॉड, क्या हुआ सर? तारिका, ये हड्डी जरा गौर से देखो। ऐसा लगता है जैसे इस हड्डी को किसी ने आरी से या 100 चेन से काटने की कोशिश की है। तो मुझे तो ये खूनी बहुत बड़ा सरफिरा लगता है। कुछ लोगों के स्कल पे तो मुझे दांतों के निशान दिखे। ये देखिए, जैसे कि वो उनका सर ही चबाना चाहता हो। माय गॉड। सर, कहीं ये किसी जंगली जानवर का काम तो नहीं है? नहीं रोहन, ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जानवर किसी को खाने के बाद उसे जमीन में गाड़ने की मेहनत नहीं करता। ये काम किसी इंसान का ही है। सर, अब बस ये पता चल जाए कि इन सब की मौत कब हुई थी, तब जाके हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। चल जाएगा तारिका, ये भी पता चल जाएगा उस माइक्रोस्कोपिक रेडियोग्राफी के जरिए। माइक्रोस्कोपिक रेडियोग्राफी? सॉरी सर, पर क्या है ये? कभी सुना नहीं इसके बारे में। रोहन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि इंसान की मौत कब हुई है। और ये देखो, जिस इंसान की ये हड्डी है उसकी मौत 7 से 10 साल पहले हुई है, यानी 2003 से 2006 के बीच में इस इंसान की मौत हुई है। और कितनी दूर चलना पड़ेगा अभी? क्या बच रहा है? सर, मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। सर, शायद मेरा वहम होगा। ना सारा खून। ये जितने भी कंकाल हैं, इनमें से कुछ लोग विदेशी हैं, जैसे एशियन, कॉकेशियन, अफ्रीकन वगैरह वगैरह। पर सर, ये सब कैसे पता चलता है? पूर्वी, इंसान की खोपड़ी सब कुछ बता देती है। उसके सर की बनावट, उसकी जबड़े की हड्डी, उसकी नाक की हड्डी की स्थिति, इस सब से उसके रूट्स के बारे में पता चल जाता है। खूनी तक पहुंचने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कौन है, इनकी पहचान क्या है। आरव का तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ये दोनों जरूर स्पोर्ट्समैन रहे हों, रनर या कोई एथलीट। अच्छा, इनके पैरों की हड्डियों की बनावट हम आम लोगों से अलग है क्या सर? हाँ, इनके पैरों की हड्डियां आम लोगों के पैरों की हड्डियों से ज्यादा मजबूत है, जैसी एक एथलीट की होती है। सर? हाँ। क्या हुआ? सर, इस लड़की के सामान में से ये मुझे कुछ बीज मिले हैं। ये किस तरीके के बीज हैं? नागा जोलकिया नाम का मसाला है। ये दुनिया का सबसे तीखा मसाला है, और ये इतना तीखा मसाला है कि नॉर्मल नमक या मिर्च की तरह नहीं खाया जाता। तकरीबन हजारों लाल मिर्च की ताकत इस थोड़े से मसाले में है। नागा जोलकिया, कोई ये मसाला इस तरीके से अपने सामान में लेकर क्यों घूमेगा? कहीं ये लड़की कोई रिसर्च वगैरह तो नहीं कर रही थी? खून का सैंपल ले लो श्रेया।
बच्चों के माँ बाप के डीएनए के साथ मैच करके देख लेंगे। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो। नहीं तो क्या करेगा? हाँ? तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कौन सी खाई में फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा किसी को। नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा मत करिए। ये सीढ़ी सीढ़ी और सामान चाहिए आप लोगों को? भाग रहे हो। भागोगे तो गोली लग जाएगी। भागो मत। कहाँ भाग रहे थे? हमें माफ कर दो साहब। हम दोनों तो छोटे मोटे लुटेरे हैं साहब। मासूम लोगों को लूटते हो, बाद में उनको मार के फेंक देते हो। नहीं साहब, हम लुटेरे हैं, खूनी नहीं है साहब। हम लोगों ने किसी को नहीं मारा साहब। अच्छा, फिर ये 3 लड़के कहाँ हैं? क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? कुछ भी नहीं किया, उल्टा उन लोगों ने हम लोगों को मारा। तो उस पेड़ पे वो खून तुम्हारा है? वो खून तो इस वाले लड़के का साहब। मारपीट के दौरान थोड़ी सी चोट लगी थी साहब। किस तरफ गए वो लड़के? जेल की तरफ। जेल की तरफ। चलो दिखाओ। मैं होल्ड करता हूँ। हाँ जल्दी बोलो। जी हाँ, मैं 2003 की बात कर रही हूँ, आज से 10 साल पहले की। मसाले का नाम है नागा झुलके, और जितने भी ऐसे खेत हैं जहाँ नागा झुलके नाम का मसाला उगता है, वहाँ उस लड़की की फोटो भेज दीजिए। और हाँ, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में भी। सर, हमें जिन लोगों के कंकाल मिले हैं उनके गायब होने की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, और इनमें से कुछ लोग विदेशी भी हैं। पता नहीं उनके घर वालों ने उनके गायब होने की रिपोर्ट कहाँ पे लिखवाई है। हो सकता है ना फ्रेडी कि उनके घर वालों को पता ही नहीं था कि जब ये हादसा हुआ तब ये लोग इंडिया में ही थे। लेकिन एक खज्जर फार्म से ही पता चलेगा कि ये सारा चक्कर क्या है। सर, एक बात बड़ी अजीब है, खज्जर फार्म के आसपास दूर दूर तक कोई भी जंगली जानवर नहीं है, तो लोगों को मार कौन सकता है उनके मांस के लिए? सर, कहीं कोई आत्मा नरबक्षी तो नहीं है? वो चाहे कोई भी हो, फिर चाहे फ्रेडी, वो तुम्हारी आत्मा ही क्यों ना हो, अब नहीं बचेगा ये हमारे हाथों से। ये रही झील। निखिल, श्रेया, झील के आसपास का एरिया अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। साहब, हम लोग जा सकते हैं? तुम लोग जाओगे, लेकिन सीधे जेल जाओगे। हाँ। खड़े रह। सर ये टॉल मिला है सर, इस पे खून लगा हुआ है। जरूर ये किसी घायल लड़के का ही होगा। काफी गहरी चोट लगी है उसे। इस जख्मी हालत में रात कहीं ना कहीं टेंट में गुजारी होगी। वो क्या बता रही थी आप, वो टेंट वाली जगह कितनी दूर है यहाँ से? बस यही पास में है। चलिए दिखाइए जरा। चल चल।
यही वो जगह है। सर ये टेंट तो मेरे दोस्तों की है सर। ये एक मिनट, ये रुकिए आप लोग। शूज, टूटे हुए टेंट, बिखरा हुआ सामान, क्या हुआ क्या यहाँ पे? सर उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा सर? सर हो सकता है ये किसी जंगली जानवर ने हमला किया। पर सर इस इलाके में तो कोई जंगली जानवर है ही नहीं। जानवर नहीं है तो फिर ये सब? ये क्या? बहुत सारा खून है। अगर इसमें तुम लोगों का जरा भी हाथ हुआ ना तो तुम लोगों का वो अंजाम होगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। श्रेया, सबको जेल में डाल दो, ले जाओ। चलो चल। यहां से आगे घसीटने के निशान भी दिख रहे हैं। देखते हैं ये निशान कहां लेके जाते हैं। ये क्या चक्कर है? एक मिनट आप लोग यहीं पे रुकिए। सर मिट्टी काफी ढीली लग रही है, ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में खुदाई हुई है। मामला गड़बड़ लग रहा है। निखिल, कुछ खोदने का इंतजाम करो। ये क्या चक्कर है? एक दो तीन चार। ये जसवीर तो कह रहा था कि उसके 3 दोस्त गायब हैं। चौथा कहां से आ गया? हाँ सर, हमें 3 की तलाश थी और यहाँ चौथा भी आ गया। जसवीर, तुम्हारे तीनों दोस्तों के साथ में कोई और आदमी भी था क्या? नहीं सर। सर ये कंकाल क्या मेरे दोस्तों के हैं सर? बहुत जल्द पता चल जाएगा।
हाँ तारिका जी, आपको जंगल में आना पड़ेगा। अभिजीत, इन सभी की मौत को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन ये वाला कंकाल बाकी 3 कंकालों से कुछ अलग कहानी बता रहा है। ये बात तो है डॉक्टर तारिका, ये कंकाल इन तीनों कंकाल से अलग तो है। इन सब की जो खोपड़ियों का साइज है वो लगभग आम इंसान जैसा है, लेकिन इसकी खोपड़ी का साइज इतना बड़ा। ये आम इंसान की तरह नहीं लग रहा है। डॉक्टर तारिका, इनकी मौत कैसे हुई होगी? श्रेया, इसकी गर्दन पे और छाती पर दांतों के काटने के निशान हैं, पर फोरेंसिक में टेस्ट करके ही सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। खजर फर्म से मिली फाउंडेशन के अनुसार ही मैंने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया। काफी बड़ी जगह है ना? जी सर, इसको देखकर नहीं लगता है कि ये किसी का घर या ऑफिस होगा। 2-2 स्विमिंग पूल की जगह छोड़ी गई है सर। 2-2 स्विमिंग पूल तो किसी होटल या रिसोर्ट में ही हो सकते ना? बिल्कुल सही कहा आपने। इसे देखकर लगता है ये जरूर कोई होटल या रिसोर्ट होगा, क्योंकि कॉरिडोर की जगह भी छोड़ी गई है। और ये यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा लाशें मिली इस एरिया में। यहाँ क्या हो सकता है? मुझे लगता है सर ये होटल या रिसोर्ट का गार्डन हो। कोई होटल या रिसोर्ट, कोई होटल या रिसोर्ट जहां पर लोग रहने जाते थे पर जिंदा वापस नहीं लौटते थे। डॉक्टर तारिका, एक बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रही हैं कि इनको मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, तो फिर इनके शरीर से खाल और मांस कहाँ गया? इन गड्ढों में हमें खाल का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला है। नहीं अभिजीत, एक टुकड़ा है यहाँ पे। ये देखो, मांस का टुकड़ा है। जी हाँ सर, मैं पहचानता हूँ इन्हें। ये दलजीत है और ये मयंक, दोनों नेशनल लेवल के रनर्स थे। दोनों नेशनल लेवल के रनर्स? पर हुआ क्या, गायब कैसे हो गए ये? सर 10 साल पहले अप्रैल 2003 में मुंबई में एक इंटरसिटी टूर्नामेंट हुआ था। ये दोनों उसी में भाग लेने आए थे। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हम लोग तो उज्जैन वापस चले गए, लेकिन ये दोनों माथेरान घूमने जाना चाहते थे। फिर? सर इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं आई। इस लड़की को तो आप जानते ही हैं ना? हाँ सर, ये रिया है। ये पंचगिनी गई थी हाइब्रिड प्लांट के रिसर्च के लिए। मुंबई रुकने का इसका कोई प्लान नहीं था, पर शायद उस रात काफी हाईवे पर जाम था, इसलिए मजबूरी में यहाँ इसे रुकना पड़ा। खज्जर फार्म में? जी। पूर्वी ये तीनों के तीनों, ये 2 लड़के और ये लड़की मुंबई शहर के नहीं थे, बाहर के थे, बाहर के। और सर ये तीनों खज्जर फार्म में रुके थे। वही तो, तीनों खज्जर फार्म में रुके। इस मांस का रंग बिल्कुल सफेद हो गया है। डॉक्टर तारिका, ऐसा सफेद तो केमिकल की वजह से होता है ना? हाँ, खूनी ने इन चारों की खाल निकालने के लिए जरूर कोई सॉल्यूशन या फिर केमिकल का इस्तेमाल किया है। सर हमें यहाँ आसपास से किसी भी केमिकल के ट्रेसेस या लैब वगैरह कुछ नहीं मिला है। इसका मतलब इन चारों को मारा कहीं और गया है और बाद में इन्हें यहाँ पे लाके गाड़ दिया गया। अब तक तो आप लोग इंसानों की लाश, इंसानों के कंकाल लाया करते थे, लेकिन इस बार आपने सारी हदें पार कर दी। क्यों नॉट सर, ये कंकाल भी तो इंसानों के ही हैं। हाँ हैं, वो तीनों कंकाल इंसानों के हैं, लेकिन ये चौथा कंकाल जानते हो किसका है? किसका है सर? पेलियन मैन।
एलियन मैन? क्या मतलब? देखो, इंसान को इंसान बनने के लिए कई स्टेजेस से गुजरना पड़ा है, ये तो सबको मालूम है। ये पेलियन मैन इंसान बनने से पहले वाली स्टेज है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। हाँ फ्रेडी, ये बहुत खतरनाक भी है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। इन तीनों लड़कों को उस पेलियन मैन ने मार के खाया है, मार कर खाया है अपनी भूख मिटाने के लिए। तो ये जीव नरभक्षी होते हैं, मैन ईटर्स। हाँ पूर्वी, तभी तो इनके दांत हमारी तरह नहीं होते, बिल्कुल बड़े और नुकीले होते हैं। दिखाती हूँ। ये देखो, और इस तरह से घुसते हैं। सर, हमें तो लगा था ये किसी जंगली जानवर का काम है। ऐसा भी कोई जीव हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन विनीत, अगर इन 3 लड़कों को इस जीव ने मारा है, तो फिर इस जीव को किसने मारा? क्योंकि इसकी खाल भी बिल्कुल उसी तरह निकाली गई जिस तरह इन 3 लड़कों की निकाली गई थी। मुझे लगता है इस पेलियन मैन को कोई और कंट्रोल करता है। आप शायद सही कह रहे हैं सोलंकी साहब, क्योंकि अगर इसे कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो ये अब तक शहर में घुसकर तबाही मचा चुका होता। कोई तो है जो इसे इसकी खुराक देता है। उस एरिया के सारे रिसोर्ट्स में जाके चेक करना होगा। सर, ये रिसोर्ट और कितनी दूर है? बस थोड़ी देर में आ जाएगा, वो देखो। इस इलाके में ये वो दो रिसोर्ट हैं जिनके नक्शे ठीक उस रिसोर्ट की तरह है जो 2003 में नष्ट किए गए थे। अब सर, उन तीनों लड़कों का और उस आदि मानव का कंकाल भी तो हमें आसपास के एरिया में से मिला था ना। फिर रिसोर्ट में जाने से खतरा हुआ तो? फ्रेडी, खतरा है इसीलिए तो जाना है। ये देखो, दोनों रिसोर्ट्स में खुफिया रास्ते हैं। एक रास्ता ये तहखाने की तरफ जाता है और ये दूसरा रास्ता रिसोर्ट से बाहर निकलता है। ये जो कोई भी जीव है जिसने इतना आतंक मचा रखा है, उसे इस रिसोर्ट के किसी खुफिया कोने में पाल पोस के बड़ा किया गया होगा। हाँ सर, कोई तो है जो अपने फायदे के लिए इस जीव का गलत इस्तेमाल कर रहा है और खून की नदियां बहा रहा है। एग्जैक्टली। वो जो कोई भी है, आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। काम करते हैं, मैं और सचिन ये सामने वाले रिसोर्ट में जाते हैं। फिर तुम और निखिल यहाँ इस रिसोर्ट में जाओ। सर, मैं आपके साथ आता हूँ। नहीं, निखिल की रक्षा के लिए तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा। चलें सर? चलो, डरना नहीं, मैं हूं ना। कमाल है, हमें तो लगा था उन 3 लड़कों के हादसों के बाद हमारा बिजनेस कुछ दिनों के लिए ठप हो जाएगा। वैसे आप लोगों को डर नहीं लग रहा ट्रैकिंग करने में? आप किस हादसे की बात कर रही है? हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं था। चलिए, अच्छी बात है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लेस। अच्छा, वैसे ये बताइए कि हम लोग अपने कमरे में खाना कब तक मंगवा सकते हैं? रात में 11 बजे तक। उसके बाद रिसेप्शन पे कोई नहीं रहता। वैसे चलिए, आइए। सर, मुझे इनके तौर तरीके यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहे। तू फिक्र मत कर निखिल, दया सर ने भेजा है मुझे तेरी रक्षा करने के लिए। मैं तेरी मूंछ का एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। लेकिन सर, मेरी तो मूंछ ही नहीं है।
तू उगानी चाहिए थी ना। अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा तुझे। अरे 11:30, चलो। ये दरवाजा तो कॉरिडोर पे खुलता है, नीचे चलते हैं। लगता है ये खुफिया रास्ता है। हाँ सर, तहखाने में तो कुछ मिला नहीं था। हो सकता है यही दरवाजा हमें मुजरिम तक पहुंचा दे। ये तो दरवाजे पे बुरी तरह से जंग लगी हुई है। ऐसा लगता है दरवाजा काफी साल से खुला ही नहीं है, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया इसे। ये दरवाजा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो पानी चाहिए था तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, हम लोग रिसेप्शन की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ता भूल गए। वैसे ये रास्ता कहाँ जाता है? कहीं नहीं, ये दरवाजा हमेशा बंद रहता है। इस रिसोर्ट में और भी कई दरवाजे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। ये रिसोर्ट तो भूल भुलैया है। आप लोग अपने कमरे में चलिए, मैं पानी लेके आता हूँ। सर अगर इस रिसोर्ट में कुछ नहीं है तो फिर जरूर अगले रिसोर्ट में कुछ होगा। इस फ्रेडी को फोन करके देखते हैं। अरे बाप रे, कितना अंधेरा है यहाँ पे। ना तो कोई बल्ब है और ना ही ट्यूबलाइट। लगता है फ्रेडी का मोबाइल नेटवर्क एरिया में नहीं है, लग नहीं रहा। सर 1 मिनट, मैं निखिल का ट्राई करता हूँ। ये यहाँ पे दरवाजा है। नहीं लग रहा सर। एक काम करते हैं, वहीं चल के देखते हैं। अरे एक और खुफिया दरवाजा। हाँ सर। मैंने सुना है अक्सर ऐसी बंद अंधेरी जगह पे आत्माएं होती है। इतना सारा खून, खूनी आत्मा। सर खूनी आत्मा नहीं, नरबख्शी जीव। सर उन मुजरिमों ने उस नरबख्शी जीव को यहीं छुपा रखा है और अपने गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। ये चाकू, ये हड्डियां, ये खून, सर मुझे पूरा यकीन है वो नरबख्शी जीव यहीं पे है सर, यहीं पे। मगर है कौन वो जिसने इस नरभक्षी जीव को पाल के रखा है? उसे जरा भी डर नहीं लगा कि अगर इस नरभक्षी जीव ने उसे ही खा लिया तो? ये क्या है सर? रिसोर्ट के नक्शे के हिसाब से रिसोर्ट से बाहर जाने का ये खुफिया रास्ता है। सर दरवाजा तो खुला हुआ है। हाँ दो पलंग? हाँ, दोनों पलंग पे चेन है उस नरभक्षी जीव को बांधने के लिए। एक जीव, 2 पलंग, अब ये नया क्या चक्कर है? ये कैसी आवाज है? किसी जानवर की आवाज लग रही है। सर 2 पलंग, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे 2 नरभक्षी जीव है? निखिल, यहाँ से खिसक लेते हैं, आगे का इन्वेस्टिगेशन दया सर के साथ ही करेंगे। सर कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। कौन है? ये गेट खुला है। सर फिर तो फ्रेडी और निखिल इतनी गए होंगे। हाँ निखिल, सही देखिए,
हड्डी और ये खून? ओह नो। ये क्या? इसका मतलब है दो नरभक्षी जीव। लेकिन सर एक की तो मौत हो गई थी। सचिन, निखिल और फ्रेडी की जान को भी खतरा है, जल्दी। भागना मत, वरना गोली चला दूंगा। रुक। अरे वाह सर, आपने इसे मार दिया? नहीं फ्रेडी, सिर्फ डांट से बेहोश किया इसे। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, वरना आज मेरी वाइफ का सुहाग उजड़ने वाला था। हट जाओ तुम लोग, हट जाओ वहां से। लगता है इस जीव का मालिक मैदान में निकल ही आया। इसी वक्त का तो इंतजार था हमें। हट जाओ वहां से, हट जाओ वरना गोली चला दूंगी। अरे सर, ये तो दीपिका। हट जाओ। गन नीचे करो। निकल जाओ यहाँ से। गन हटाओ, गन नीचे रखो। मैं कहती हूँ हट जाओ वरना गोली चला दूंगी। दीपिका गन नीचे करो। मैंने कहा हट जाओ यहाँ से। सचिन। मेरे पिताजी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव वैज्ञानी। बहुत साल पहले वो मंटोनियो नाम के एक छोटे से टापू में गए थे, जहां से वो दो ऐसे जीव लेके आए जो ना तो इंसान थे और ना ही जानवर। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इंसानों से एक स्टेज पीछे हैं। एक मिनट, तुम्हारे पिताजी उन लोगों को यहाँ इंडिया में कैसे लेके आए? ये तो गैर कानूनी है ना? जी, स्मगल करके, गैर कानूनी तरीके से। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनके साथ मेरा लगाव बहुत बढ़ गया। पर मेरा यकीन मानिए सर, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, वो नरभक्षी बन जाएंगे, मैन ईटर्स। और इसीलिए तुमने उनकी इंसानी मांस खाने की भूख को मिटाने के लिए रिसोर्ट में जितने भी लोग आते थे, उनका शिकार करना शुरू कर दिया। तो मैं और क्या करती? मुझे डर था कि कहीं एक दिन उन्हें अपना खुराक ना मिले तो शायद वो मुझे ही अपना शिकार बना लेंगे। अगर इतना ही लगाव था तुम्हें इन दोनों से, तो तुमने एक जीव को मार क्यों दिया? क्योंकि वो मेरे कैद से भाग गया था और उसने उन तीनों लड़कों को मार दिया। और जब इस तरह के जीव अपने मालिक का आदर और सम्मान नहीं करते हैं, तो उन्हें मार ही देना चाहिए। सर, क्या मैं एक आखिरी बार उससे मिल सकती हूँ? प्लीज। वो कहाँ है? कैसा है वो? उसे हमने एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट भेज दिया है। वो लोग तय करेंगे उसके साथ क्या करना है। लेकिन तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। न जाने कितने मासूम लोगों की जान गई है तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ क्या करना है ये अदालत तय करेगी, असाइलम या जेल।